हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। हमारे चैनल की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है जो आपके सेमेस्टर बूस्टर की जैसे काम करेगी। इसमें आपको बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम से बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा तो प्लीज़ जाके विजिट करके ज़रूर देखें, क्योंकि आपको मात्र 2 से 3 लेक्चर में ही आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा आपका फर्स्ट चैप्टर, जो आपको आप मिनिमम 10 मार्क्स का तो आता ही आता है, उससे आपसे 10 नंबर का ही आता है कम से कम। तो आपको 2 से 3 लेक्चर में ही, यानी कि आप करीब आधे घंटे के अंदर 30 से 40 मिनट के अंदर ही फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर पाएंगे। और उसमें आपको हैंड रिटन नोट्स भी दिखाया गया है। अगर आप लोग इसकी PDF पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और जाके वहाँ से आप उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे साथ और सारे फ्रेंड्स को भी जोड़ें जो कि हमारे साथ मिल रही इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। आपको जो नोट्स दिखाया जा रहा है, इस नोट्स में बहुत ही अच्छा कंटेंट लिखा गया है। अगर आप लोग यही अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें, क्योंकि हमने उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात किया था, जैसे समस्थानिक हो गया, आपका संभारिक हो गया। ठीक है, समस्थानिक संभारिक हो गया आपका। ठीक है, और कक्षकों का आकार जो कि आपको अभी विजिबल भी हो पा रहा होगा, परमाणु कक्षकों का आकार बात किया था। ठीक है, और किस किस टॉपिक पे बात किया था देख लेते हैं। यहाँ पे ये बहुत बड़ी स्कीम की उसमें बात किया, इतना टॉपिक बात किया था। आज हम लोग देखेंगे क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या होती क्या है कि बहुत ही अच्छे वे में समझेंगे। देखिए, क्वांटम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो किसी इलेक्ट्रॉन के कोष को बताती हैं, उसके उपकोष को बताती हैं, और उपकोष में किस कक्षक में है और कक्षक में उसका चक्रण कैसा है, वे संख्याएं ही क्वांटम संख्या कहलाती हैं। मतलब क्या? मतलब सपोज करिए आपका जो इलेक्ट्रॉन है किस कोष में है, कोष में है, कोष के किस उपकोष में है। उपकोष क्या होता है आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको बताया था SPD। ठीक है, SPDF को आपका जो उपकोष होता है वो होता है SPDF, और कोष क्या होता है KLMN। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18, इसमें 32। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था। तो और कक्ष उपकोष किस कक्षक में है? कक्षक का मतलब जैसे देखिए आपको जो p ऑर्बिटल बताई गई थी उसमें 3 थे। ठीक है, ये PX, ये PY और ये PZ, आपको ध्यान हो तो। ठीक है, ये देख लीजिए, ये PX PY PZ। तो इसे बोलते हैं उससे आपको बोलते हैं कक्षक बोलते हैं। ठीक, और कक्षक में उसका चक्रण कैसा है, चक्र मतलब वामावर्त है कि दक्षिणावर्त है, ऐसे बनाते हैं ना, ये इस तरीके से। तो उसी के आधार पर हमारी 4 क्वांटम संख्या हो सकती है। आप यही कंटेंट लिखें, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर यानी दिगंशी क्वांटम संख्या, फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या, फिर चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, अब देखते हैं मुख्य क्वांटम संख्याएं क्या हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या में आपको लिखना है कि वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन के कोष को बताती है, किसको? मुख्य ऊर्जा स्तर या फिर कोष को बताती है, मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे n बराबर 1 2 3 4 रख के आप लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि n बराबर 1 2 3 ही और यही वैल्यू है। ठीक, फिर दिगंशी क्वांटम संख्या, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, ये क्या होती है? ये इलेक्ट्रॉन के कोष के उपकोष को बताती है। उपकोष मैंने आपको बताया था SPDF, कोष क्या था KLMN, और उपकोष क्या है SPDF को बताती है। ठीक, L बराबर होता है 0 to n-1, यानी कि n में से आपको एक माइनस करके लिखना है। जैसे आपको बोला गया 3, तो आप उससे एक माइनस करके लिखेंगे यानी कि 2 लिखेंगे, और 0 से 1 और 2 ये इतने हो जाएंगे आपके उपकोष। ठीक, आप लिख भी सकते हैं, ये ऐसे लिखा हुआ है। फिर अगला चुंबकीय क्वांटम संख्या, वह क्वांटम संख्या जो कक्षक को बताती है, उसे हम चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। एक डेफिनेशन आप और लिख सकते हैं, वह क्वांटम संख्या जो कक्षकों के
अभिविन्यास को प्रकट करती है। अभिविन्यास मतलब समझा रहा हूँ अभी। अभिविन्यास का मतलब ये है कि किस ब्लॉक में है, एक तरीके से जैसे मैंने बताया था आपको, ये पी के लिए 3 होते हैं ना, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, वही चीज़ है। तो यहाँ पे m बराबर होता है -L2 + L। -L2 + L का मतलब क्या है, जैसे आपको बोला गया L की वैल्यू कितनी है, आपको बोला गया जैसे L की वैल्यू है 3, तो आपको लिखना है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये वैल्यू हो जाएगी किसकी, चुंबकीय क्वांटम संख्या की। और हाँ, अगर आपसे पूछा जाए m टोटल की वैल्यू, m मतलब टोटल कितनी हो सकती है, तो 2L + 1। अगर L की वैल्यू आपको 1 2 दी गई है तो 2 × 2 एंड 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, 5 संख्याएँ प्राप्त होंगी। फिर है चक्रण क्वांटम संख्या। ये क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है कि उसका चक्रण कैसा है। ठीक है, इससे इसके 2 मान पॉसिबल हैं, एक +(k1/2), एक -(k1/2). ठीक है, जिसे हम लोग क्रमशः कैसे डिनोट करते हैं, क्रमशः हम लोग डिनोट करते हैं इस तरीके से, ऐसे ऐसे। ये होगा +1/2, ये -1/2 के लिए। ठीक, फिर अगला नियम आपबाउ का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप भूल कभी मिस ना करें। आपबाउ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं, अपितु जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है निर्माण करना, जिसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए जा सकते हैं, विन्यास किए जा सकते हैं इस नियम के अनुसार। अब ये यहाँ पे आपको लिखना है, इस नियम के अनुसार किसी उपकोष के कक्षक में, ठीक है, उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तरों से में क्रम से प्रवेश करते हैं। ठीक, इतना ही नियम इनका है। फिर से मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ इसको, आप देख लें, इतना ही नियम है। इसका मतलब क्या, ध्यान से पढ़ें, किसी उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर से क्रम से प्रवेश करते हैं। मतलब निम्नतम ऊर्जा स्तर में क्रम से प्रवेश करेंगे, क्रम से पहले छोटे वाले में जाएंगे, इसमें, फिर इसमें जाएंगे, फिर इसमें जाएंगे, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, वही चीज़ है। और हाँ, डेफिनेशन में लिखिए, अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो विभिन्न आणविक कक्षाओं में, विभिन्न आणविक कक्षाओं में या कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण ही इलेक्ट्रॉनों का विन्यास कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ये डायग्राम बना हुआ आप बना सकते हैं। अगर आप को नियम पूछा जाए, टाइम हो, अगर 1 मार्क्स से पूछा होगा तो मत बनाए, केवल नियम ही लिखेंगे। अगर आपसे 5 मार्क्स से पूछा जा सकता है तो आप इसे डायग्राम जरूर बनाएंगे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। इसमें लिखा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, फिर हो जाएगा 3d10 हो जाएगा, फिर 4p6, फिर 3d10। आप देख रहे हैं एकदम से ये कैसे है, ऐसे है। फिर उसके बाद यहाँ पे जब देख सकते हैं आप लोग कैसे बना हुआ है, 1s2, फिर उसके बाद फिर उसमें आया, फिर उस इलेक्ट्रॉन 2s2 में जाएगा, 2s2 से फिर 2p6 में 3s2 में आएगा, फिर 3p6 में फिर 4s2, फिर 3d10, फिर 4p6, फिर 5s2, फिर ऐसे ऐसे करके आप ऐसे ऐसे बना सकते हैं लिखने के बाद। ठीक है, फिर देखें तो यहाँ से डिनोट पता चलता है कि ऊर्जा स्तर कैसे है, ऊर्जा स्तर का मतलब बढ़ता क्रम क्या है। पहले आपका 1s2 है, ठीक है, पहले आपका 1s2 है, फिर 2s2 है, ठीक, फिर है आपका 2p हो गया, ठीक है, फिर है 3s, फिर 3p, ऐसे आपका बढ़ता क्रम है। ठीक, कक्षाओं की ऊर्जा, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका पूछा जाएगा, हम लोग वही डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेसिक देख लेते हैं पहले। हाइड्रोजन का जैसे आपको लिख 1s1, फिर 1s2, फिर 1s2 T(s1), 1s2 2s2 T हो जाएगा। फिर अगला है, यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको करना है वो है क्रोमियम का और कॉपर का, क्योंकि अपने आप में थोड़े से अलग हैं, देख सकते हैं। होता क्या है, इससे पहले हम लोग टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसी के बेस पे है। अर्धभरित तथा पूर्णभरित कक्षकों का स्थायित्व, मतलब सपोज करिए आपकी कोई ऑर्बिटल है तो वो अर्धभरित है, सॉरी पूर्णभरित है, तब तो है ही है, तब तो स्थायी है ही है। लेकिन अगर अर्धभरित भी है, सपोज करिए ये अर्धभरित है, सपोज करिए अर्धभरित है, ये पूर्णभरित है, तो ये तो स्थायी है ही है।
लेकिन अगर अर्धभरी हो जाती तो भी स्थायी हो जाती। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देख सकते हैं क्रोमियम में आपका इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवेश किया, 1s2 पे, फिर 2s2 में, फिर 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, यहाँ पे 3d4। ठीक है, तो 3d4 था, तो यहाँ पे क्या था, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 4 था। और 5 में कितनी होती, 5 में टोटल होती हैं, सॉरी डी में कितनी होती है, टोटल होती है 10 होती हैं। ठीक, 10 होती हैं, तो 10 अगर 5 हो जाए, आधा हो जाए तो भी तो स्थायी होगा। तो यहाँ पे इसका क्रम हो जाता है 1s2 2s2, इतना तो रहेगा ही। यहाँ सी एस से एक इलेक्ट्रॉन चलाता है पी में, सॉरी डी में चलाता है, तो डी अभी तक 4 था, आप कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो वही है, आपको ये लर्न कर लीजिएगा अगर आपको, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा तो आप बना लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6। आपको ऊपर वाला नहीं लिखना है, ये चीज़ ये गलत है, ठीक है, क्रॉस भी लगा हुआ है उसके सामने, आपको नीचे वाला करना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ठीक, फिर अगला है 29 कॉपर। कॉपर भी, इसमें भी आपका कक्षाएं क्या हो जाती है, पूरी हो जाती हैं, देख रहे हैं ये, इसमें बना सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो यहाँ ये क्या हुआ, यस से एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पे चला गया, डी में। तो डी में कितना, पहले 9 होना चाहिए था और कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, 9 और अब 10 हो गया। ठीक, फिर है धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर ऋणायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे मिस बिल्कुल ना करें और इसे ज़रूर आप सेम इसे कॉपी कर लें, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट ज़रूर कर लें और अपनी नोटबुक में लिख लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको ऐसा ही लिखना है। ठीक है, हुंड का नियम। हुंड का नियम क्या कहता है, देख लें, किसी उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का वितरण हुंड के नियमानुसार होता है। ठीक, ठीक है, किसी उपकोष के कक्षक में, ठीक, उपकोष के मैंने बताया था SPDF। अब कक्षक क्या बात है, तो कक्षक मैंने बताया ना, पी के लिए 3 होती हैं, ये PX होती है, PY होती है, Z होती है। ठीक, वही ये कक्षक होती हैं। और कोष मैंने बताया था कि LMN होता है। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, जो SPDF आपने भरा अभी इलेक्ट्रॉनिक में देखा, 2s2, फिर ऐसे देखते हैं 2p है ना, 2 ऐसे, तो ये क्या है, ये हुंड के अनुसार होता है। हुंड ने क्या बताया था, हुंड ने बताया था जहाँ तक संभव होता है किसी उपकोष के कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में हमेशा वृद्धि होती है। ठीक है, या अधिकता होती है। तो इन्होंने बताया, आप लोग फिर से ध्यान से देख लें, इन्होंने बताया कि जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उपकोष के कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, सॉरी, जहाँ तक संभव होता है किसी उपकोष के कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होती, अधिकता होती, मतलब बढ़ते रहते हैं क्रमानुसार, पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे से वृद्धि होती रहती है। आप लोग ये बहुत अच्छे से करिएगा। फिर अथवा करके लिखा हुआ है, अथवा किसी उपकोष के में तब तक इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता जब तक कि उसमें प्रत्येक कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या ना हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन भर नहीं जाते। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन भर नहीं जाते तब तक क्या नहीं होते, युग्मित नहीं होते। किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक उसमें प्रत्येक एक एक इलेक्ट्रॉन भर नहीं जाते। ठीक है, समझ में आ गया। फिर है आधुनिक परमाणु मॉडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी है, एक बार आया था एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए देख सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के आधार पर आधारित है, अभी तक आपने द्रव्य प्रकृति समझी, आप यहाँ पे तरंग प्रकृति पे आधार पर है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बताया परमाणु के 2 भाग थे, एक धनावेशित भाग जिसे नाभिक बोलते हैं, और नाभिक के बाहर का क्षेत्र जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक, तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, परमाणु में जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के बाहर विभिन्न आकृति या आकार की बनी दिशा विन्यास के क्षेत्र होते हैं, वहाँ वहीं ये रहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कक्षक। ठीक, कक्षक होते हैं। फिर परमाणु के नाभिक में दूरी के अनुसार KLMN होते हैं, जो मैंने आपको बताया था, बहुत बड़ी स्कीम में ही बता दिया था, बहुत बड़ी योजना में बता, सॉरी, बहुत बड़ी स्कीम में या फिर योजना में बता दिया था KLMN, N=1 N=2। और एक बात और कुल कितनी कक्षक होती हैं, तो यानी स्क्वायर कक्षक होती हैं। किसी भी कोष में कितनी कुल कक्षक होती है, तो एन स्क्वायर कक्षक होती। मैंने इलेक्ट्रॉन बताया था 2n², इलेक्ट्रॉन 2n² होगा। ठीक है, किसी कोष में, लेकिन कक्षक कितनी होगी, कक्षक होगी n²। ठीक, याद कर लीजिएगा इसे। यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करने पे क्रमशः 1 4 9 16 प्राप्त होता है।
जो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बहुत सहायता करता है। अब है इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर। ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक दो बार एग्जामिनेशन में आ भी चुका है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति, डुअल नेचर। इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति का मतलब क्या है? डुअल, डुअल मतलब दो, दो प्रकृतियाँ। तो इलेक्ट्रॉन की दो प्रकृति कैसे? अभी तो जो हम लोग पढ़ रहे थे वो उससे पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन की द्रव्य प्रकृति पर आधारित था। जैसे आपका हो गया बोहर का परमाणु हो गया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हो गया। तो इसमें रदरफोर्ड का हो गया, बोहर का हो गया। इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन द्रव्य प्रकृति पर आधारित, मतलब द्रव्य मतलब वह जो क्या एक स्थान गिरता है और जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, भार होता है, उसे द्रव्य बोलते हैं। ठीक, तो वो आप जो श्रोडिंगर द्वारा प्रतिपादित है, इसमें इन्होंने बताया कि तरंग प्रकृति का होता है। ठीक है, तरंग प्रकृति अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कितनी, दो नेचर के हो गए, तो इसी को हम लोग डुअल नेचर बोलते हैं। अब यहाँ पे लिखी हुई पढ़ भी सकते हैं, प्रारंभिक परमाणु मंडल इलेक्ट्रॉन की द्रव्य प्रकृति पर आधारित था, किंतु श्रोडिंगर द्वारा प्रतिपादित आधुनिक परमाणु मंडल इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर आधारित है। अतः एक ही प्रयोग में इलेक्ट्रॉनों का दोनों प्रकार का नाभिक प्राप्त नहीं किया जा सकता। इससे द्रव्य प्रकृति तथा तरंग प्रकृति का पाया जाना उसकी क्या कहलाती है, डुअल नेचर। क्या कहलाती है? डुअल नेचर या फिर द्वितीय प्रकृति कहलाती है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक, अगला है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, कई बार आ भी चुका है। प्लांक का क्वांटम, इन्होंने बताया किसी वस्तु से जो ऊर्जा का अवशोषण होता है वो पैकेटों के रूप में होता है, जिसे हम फोटोन बोलते हैं। फोटोन आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा 12th में, फोटोन बोलते हैं। ठीक है, बंडल्स। तो ये पैकेट, सपोज कर लो आपका ये क्या हो, पैकेट हुआ एक पैकेट मतलब इसमें ऊर्जा के पैकेट होते हैं। तो उन्होंने बताया था कि ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, ठीक है, या अवशोषण। या तो सपोज करिए आपकी वस्तु है तो ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेगी या फिर क्या करेगी, अवशोषण करेगी उसका। ठीक है, उत्सर्जन करेगी। ठीक, तो एक किसके रूप में होता है, पैकेटों के रूप में होता है, जिसे क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। ठीक, फोटोन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ई बराबर एच न्यू। ठीक, ई बराबर एच न्यू। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं न्यू क्या है, तो आवृत्ति है। ठीक, और यश क्या है, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक है। ठीक है, फिर अगला है टॉपिक हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, फिर पाउली का अपोजिशन नियम। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, इन्होंने बताया था कि किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की आप एक ही साथ में वेग और स्थिति की अवधारणा, मतलब वेग और स्थिति दोनों को ज्ञात नहीं कर सकते, इन्होंने बताया था। तो ये अनिश्चितता का सिद्धांत है। इन्होंने बताया था कि एक अगर गतिशील कण है, जिस इलेक्ट्रॉन की इसमें बात की गई थी, कि उसका हम क्या कर सकते हैं, स्थिति और वेग दोनों का यथार्थपूर्ण निर्धारण एक ही साथ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, डेल्टा पी डेल एक्स डेल्टा एक्स। ठीक, फिर h/4 ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक, 4 तो ये एक्सप्रेशन आपको लिखना जरूर है। ठीक है, हाइजेन का जिस तक पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं, इसे जरूर लिखेंगे। ठीक, क्योंकि आप अच्छे नंबर तभी मिलेंगे जब आप डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम और या फिर एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो आप इसे जब लिखें तो एक बॉक्स में ज़रूर बंद के, तभी आपको नंबर मिलेंगे। आप कॉपी के लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, तभी नंबर मिलते हैं। फिर पाउली का अपोजिशन नियम, इसमें क्या है, इस नियम के अनुसार किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। अगर 3 क्वांटम संख्याएं समान हैं तो चौथी अवश्य भिन्न होगी। इन्होंने बताया कि मतलब जो किसी इन्होंने बताया था कि जो हमारा परमाणु होगा, कोई भी परमाणु हो, उनमें किसी पर्टिकुलर 2 इलेक्ट्रॉन की बात करें, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। अगर 3 समान भी हो गई तो चौथी अवश्य भिन्न हो जाएगी। ठीक है, चौथी क्या होगी, अवश्य भिन्न हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ये जो लिखे हुए हैं। पाउली का अपोजिशन नियम हो गया, ठीक है, पाउली का अपोजिशन नियम, ठीक, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत हो गया। ये सब टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे ही बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को पाने के लिए। और अगर आप इस PDF को पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, हमारे साथ अपने अदर फ्रेंड्स को भी जोड़ें। थैंक यू।